चलिए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था। पिछली बार हमने तीन केसेस डिस्कस किए थे सॉल्यूशंस के, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो इन हमने पढ़ा था इन तीनों केसेस में होता क्या है। पहले हम क्विकली रिवाइज करते हैं। इन तीनों केसेस में होता है हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा सेल श्रिंक करता है। इसकी हमने रीजनिंग पूरे वीडियो लेक्चर में समझी थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन पानी की कम होती है, अंदर ज्यादा होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो स्वेल करता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो चेंज। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इन तीनों की रीजनिंग समझी थी, ऐसा क्यों होता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो टीचर्स हैं इन तीनों केसेस में से एक केस भी पूछ सकते हैं, और किसी दो केसेस के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या इन तीनों केसेस की एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं कि इन तीनों केसेस में ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू एक टॉपिक, वो है व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। कि एंडोसाइटोसिस है क्या। एंडोसाइटोसिस क्या है। अब जैसे हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में पढ़ा था, अमीबा के केस में हमने देखा था जो उसका सूडोपोडिया है, फॉल्स स्पीड, वो उसे मॉडिफाई करके या उससे अपनी शेप चेंज करके फूड को इनगल्फ कर लेता है, उससे फूड को स्वॉलो कर लेता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो अपना फूड और अदर मटेरियल्स को एक्वायर करता है नेचर में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में द फ्लेक्सिबिलिटी of the cell membrane the flexibility of the cell membrane enables the cell to engulf food and other material. The flexibility of the cell membrane enables food and other materials to engulf from its environment. Such process is called एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा एंडोसाइटोसिस का। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसका मेरे पास एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा अपना कैसे फूड एक्वायर करता है, अमीबा अपना फूड एंडोसाइटोसिस से एक्वायर करता है यूजिंग इट्स फॉल्स फीट। इसकी फॉल्स फीट का नाम क्या है, सूडोपोडिया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अमीबा एंडोसाइटोसिस का यूज करके अपने फूड को एक्वायर करता है। अब ये जो प्रोसेस है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा अमीबा है, यहाँ पे हमारा फूड पार्टिकल है, ये क्या करेगा, ये अपनी शेप चेंज करेगा। ये शेप चेंज कैसे करेगा, ये शेप चेंज ऐसे करेगा। अमीबा, यह है हमारा फूड वैक्यूल,
ये हमारा अमीबा। तो इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करके फूड को इनगल्फ किया है, तो हम इसी केस को क्या कहते हैं, दिस इज एंडोसाइटोसिस। कि ये जो इसकी फॉल्स फीट है सूडोपोडिया, इसे यूज करके इस फॉल्स फीट को यूज करके अमीबा ने अपने खाने को एक्वायर किया है। तो ये हमने पढ़ा एंडोसाइटोसिस क्या होता है। अब इसके बाद हमें दो क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चंस देखते हैं। ये पहला इंटेक्स क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 है, हाउ do substances like CO2, oxygen, water move in and out of the cell? मतलब ये सब्सटेंसेस सेल के अंदर बाहर कैसे जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place in a cell using diffusion, where substance या हम बोले गैस moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration। ठीक है, यहां पे क्या है, डिफ्यूजन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। और एक्सचेंज ऑफ वाटर occurs through osmosis, which is a special case of diffusion। बच्चों मैं विच को WC से लिखता हूं, या ये शॉर्ट फॉर्म होती है विच के लिए, बट आप लोग पेपर में पूरा ही लिखेंगे। अब जो हमें नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ना है, अब जो हमें नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन देखना है वो है, डिस्कस व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन called selectively permeable membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट्स कॉल्ड selectively permeable membrane because it only allows entry and exit of selective materials through it। मतलब इट ओनली अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल्स थ्रू इट, मतलब वो हर चीज की एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं करती, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेल के कंपोनेंट पे मूव करेंगे वो है हमारे पास सेल वॉल।
सेल वॉल। अब प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में हमारे पास जो सेल वॉल होती है एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी। इन प्लांट सेल an additional layer is present this is called सेल वॉल। एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, ये होती है सेल वॉल, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। अब इसके हम फीचर देखेंगे। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स substance which provides rigidity to the cell. Rigidity and structural strength ठीक है। हमने देखा सेल्स में या प्लांट्स में क्या होता है, जैसे एनिमल्स में सिर्फ हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, प्लांट्स में क्या होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ हमारे पास सेल वॉल भी होती है, मतलब दो लेयर्स होती हैं। तो ये सेल वॉल क्या होती है, ये सेल वॉल बनी होती है हमारी सेलुलोज से, ये सेल वॉल हमारी सेलुलोज से बनी होती है, जो कि सेल को स्ट्रक्चर और रिजिडिटी सपोर्ट देती है, मतलब सेल को स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी एक लिविंग सेल पानी को लूज करता है तो जो उसके कंटेंट्स हैं वो सेल वॉल से दूर चले जाते हैं। जब भी एक सेल पानी लूज करेगा तो वो सेल श्रिंक होगा। ऐसे केस में सिंस वो श्रिंक हो रहा है तो जो उसके सेल के कंपोनेंट्स हैं वो अंदर की तरफ सिकुड़ रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है वो सारे सेल वॉल से दूर जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. ठीक है, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This is known as प्लाज्मोलिसिस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं पेपर में, मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो हमने देखा सेल वॉल क्या है, सेल वॉल है जो सेल मेम्ब्रेन के और बाहर होती है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, ये हमारी सेलुलोज से बनी होती है, ये सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देती है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है, जब भी एक लिविंग प्लांट सेल पानी लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो जो उसके कंटेंट्स है वो अंदर की तरफ श्रिंक होते हैं। सिंस उसके कंटेंट अंदर की तरफ श्रिंक होते हैं तो दस उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो हमें ये चीज डिस्कस करनी है कि
यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। बट हमें ये देखना है, अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन में हमने लिविंग प्लांट सेल लिखा था, ये क्यों लिखा था। तो आइए इस चीज को देखते हैं। ये एक्टिविटी है 5.6 बुक की। इस एक्टिविटी में इन्होंने ये बोला हुआ है कि एक रियोलीफ लें वाटर में, हम फिर उसे एग्जामिन करेंगे। हम ये एग्जामिन करेंगे, हम उसे एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में तो हम क्या देखते हैं। फिर हम सेम लीफ को सेकेंड केस में पानी में बॉईल कर देंगे। जब हम उसे पानी में बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे ये चेक करेंगे कि उसमें ऑस्मोसिस हो रहा है नहीं हो रहा। तो इस केस में हमने ये देखा कि अगर एक प्लांट लीफ लिविंग है तो लिविंग में ही ऑस्मोसिस होगा। अब अगर हमने उस प्लांट लीफ को बॉईल कर दिया और बॉईल करने के बाद उसके जो सेल्स हैं अंदर के डेड हो गए, तो डेड सेल्स में ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो इस केस में हमने ये देखा, जब प्लाज्मोलिसिस होता है, प्लाज्मोलिसिस सिर्फ लिविंग प्लांट सेल में होगा। तो उस एक्टिविटी से इन्होंने ये चीज डिस्कस की हुई है। तो आप ये वाली एक्टिविटी को, एक्टिविटी 5.6 को एक बार बुक से रीड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। सेल वॉल का एक और फीचर, इट प्रोवाइड्स सिंस सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, तो ऑस्मोसिस में व्हेन सेल suddenly swells up, it prevents the cell from exploding। मतलब ऑस्मोसिस में जब एकदम से सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, सिंस सेल वॉल हमें स्ट्रक्चर दे रही है, प्लांट को सपोर्ट दे रही है, रिजिडिटी दे रही है, तो वही सेल वॉल सेल को एक्सप्लोड करने से हेल्प करती है, बचाती है एक्सप्लोडिंग। ठीक है, तो ये हमने देखा सेल वॉल के बारे में। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अगर हमें एक लाइन में समझना है तो हम ये कह सकते हैं, इट्स द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से ही सारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब हमें न्यूक्लियस ऑब्जर्व करने के लिए बुक में एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5.7। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं कि इस एक्टिविटी में ये लोग क्या क्या रहे हैं। इस एक्टिविटी में अब क्या हो रहा है? इस एक्टिविटी में हो रहा है, हमने जैसे एक ह्यूमन चीक सेल ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमने पहले केस में अनियन पील सेल को ऑब्जर्व किया था। अनियन पील सेल्स में हमने क्या देखा था? अनियन पील सेल्स में हमने कुछ स्ट्रक्चर ऐसा देखा था। ये क्या है हमारा? ये है हमारा अनियन पील सेल। अब हम ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व करेंगे। ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व करके जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो ऐसा सा देखेंगे। ये है हमारा ह्यूमन चीक सेल की स्लाइड। तो हमने ये दोनों स्लाइड्स देखी, अब इसमें भी न्यूक्लियस होगा। तो ये दोनों स्लाइड्स आप अपनी बायो लैब में प्रिपेयर करोगे। तो अब हमने क्या देखा, इन दोनों में जो हमारी सेल की शेप है वो डिफरेंट है। तो जैसे आपने अनियन पील ऑब्जर्व की थी, उसकी स्लाइड बनाई थी आपकी बायो लैब में, ऐसे आप ह्यूमन चीक सेल में टूथपिक लेके अपना चीक को स्क्रैप करोगे अंदर से, फिर जो
उसकी एक पतली सी जो लेयर होगी हमारे सेल्स की, उसे स्लाइड पर रख के ऑब्जर्व करोगे अंडर हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप, तो आप ये देखोगे कि आप ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देखोगे दोनों में। जैसे आपने प्लांट सेल्स में देखा, ऐसे आप चीक सेल में देखोगे these dot like structures are called न्यूक्लियस। अब हमने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया है, ठीक है, यह हमने न्यूक्लियस ऑब्जर्व कर लिया है अपने दोनों सेल्स में, हम हमारी स्लाइड्स में। अब हम ये देखेंगे न्यूक्लियस के फीचर्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो हम उन्हें साथ साथ जॉट डाउन करते रहेंगे। आइए लिखते हैं। पहला, it has a double layered covering called nuclear membrane। न्यूक्लियस में क्या है? डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमारे पास सेल में था, सेल के अंदर कंपोनेंट्स और सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही हमारे पास न्यूक्लियस में है बाहर एक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस कंटेन्स first chromosomes, अब क्रोमोसोम्स के साथ साथ क्या है? क्रोमोसोम्स में हमारा डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स है, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होता है? अब हमें ये देखना है न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स हो गए, डीएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, कि जब सेल डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देंगे कि सेल की शेप क्या होगी, सेल के साइज क्या होंगे। तो अभी के लिए हमें इतना समझना काफी है। अब हम ये देखेंगे, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन मटेरियल। What is difference between कि क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन मटेरियल में फर्क क्या है? अब क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और डीएनए इंफॉर्मेशन है ये प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में। बट जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो मटेरियल है अपने को अरेंज कर लेता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, क्रोमोसोम्स में, तो वो है क्रोमोसोम्स। तो आइए लिखते हैं, इन अ सेल which is not dividing, in a cell which is not dividing, DNA is present as a part of chromatin material when cell divides. It gets arranged into chromosomes. ये जब टीचर्स इंटरनल लेती हैं तो ये टीचर्स पूछ लेती हैं कि क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन मटेरियल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है सेल का ब्रेन, न्यूक्लियस में भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इसके अंदर क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है,
ये जेनेटिक मटेरियल हमें क्या बताता है कि सेल की शेप, साइज और सेल की कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो हमने ये सब पढ़ा। फिर हमने देखा क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन मटेरियल के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, नेक्स्ट चीज हमें देखनी है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। difference between prokaryotic cells and eukaryotic. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। तो इस डिफरेंस को हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब हमें इसके बीच में डिफरेंस देखना है। ठीक है, पहला डिफरेंस हम देखेंगे साइज। ये होते हैं जनरली स्मॉल 1 to 10। ठीक है, साइज इनका यूकैरियोटिक सेल्स का जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया साइज का। दूसरा डिफरेंस हमारे पास हो गया न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। इसमें न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट nuclear membrane is absent। फोर्थ है हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम। इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स are absent। membrane bound cell organelles are present। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो हमने डिफरेंस लिखे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, अब मैं आपको इन डिफरेंसेस को समझाऊंगा। ये डिफरेंसेस हैं क्या। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, जैसे हमने पहले पढ़ा था यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक सेल होता है, ऐसे ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मोर देन वन सेल होता है, बहुत सारे सेल्स होता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सारा काम एक ही सेल करता है। उस सेल के पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनल्स हो गए, सेल वॉल हो गई, फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल के पास ये सारी चीजें होती हैं, बट एक सिंगल सेल ये सारे फंक्शंस नहीं करता। सेल ऑर्गन्स सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन्स बनाता है,
और ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है जिससे एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहे। ऐसे ही जैसे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे वो हुए, इवॉल्व हुए, ऐसे ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं। प्रोकैरियोट्स हो गए प्रिमिटिव, यूकैरियोट्स हो गए एडवांस सेल्स। अब प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव सेल्स थे, तो इनमें हमारा जो मेन डिफरेंस है वो है सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस। ये दोनों डिफरेंस में हमने क्या बताया है कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सिंस उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये था प्रोकैरियोट्स में। बट यूकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सिंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो जो उसका न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये मेन डिफरेंस है। इसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो दूसरे डिफरेंसेस हैं वो है सिंगल क्रोमोसोम, मल्टी क्रोमोसोम। ये आपको सुनते ही समझ में आ रहा है। साइज का डिफरेंस है। फिर इसके बाद जो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी वो प्रिमिटिव है, उनके पास भी अपनी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, और इनमें उनके पास भी अपनी मेम्ब्रेन है। तो ये थे इनके डिफरेंसेस। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन क्यों नहीं है? हमने ये बोला प्रोकैरियोट्स में सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। सिंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है। तो अब हम इस चीज को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोकैरियोट्स don't have well defined nuclear region। अब इस चीज को समझाने के लिए अगर मैं आपको बोलूं, आप एक सेल को इमेजिन करो। अगर एक सेल है, ये हम अगर एक सेल है, ये हमारी पेट्री डिश है, ये डिश है, और ये हमारे पास सेल है। अब इस सेल की ये सेल वॉल एब्सेंट हो जाए, और यहां पे हमारे पास क्या है, वाटर है। सेल वॉल इज रिमूव्ड। हमने सेल वॉल को हटा दिया। अब जब हमने सेल वॉल को हटाया तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास ये डिश बचेगी, और हमारे पास ये वेग सा सेल बचेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता था जो कि थोड़ा थिक होगा। तो हमारे पास बाहर पानी रह जाएगा, सेल के कंटेंट्स रह जाएंगे। हमारे पास बाहर पानी रह जाएगा और अंदर सेल के कंटेंट्स रह जाएंगे। ठीक है। तो अब जैसे हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में ये जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, ये एब्सेंट है। सिंस ये एब्सेंट है, इसलिए जो हमारे पास रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए जो ये रीजन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये मैंने आपको सेल के एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आप सेल को ऑलरेडी ढंग से जानते हैं। तो इसीलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। Prokaryotes don't have a nuclear membrane in their nucleus. Thus, they don't have a well-defined nuclear region. Since उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, thus जो उनका न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा हुआ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे। नेक्स्ट जो हम ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं,
जो कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं सेल का वो है साइटोप्लाज्म। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपने साइटोप्लाज्म काफी बार मेरे मुंह से सुन लिया होगा, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। पहले साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म है द साइटोप्लाज्म is the fluid content inside the plasma membrane. ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे पास जो सेल के अराउंड जो एक लेयर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब इट कंटेन्स many specialized cell organelles each of these organelles perform a specific function. ठीक है, हाँ, अब हमने ये देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म है एक फ्लूइड कंटेंट जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। अब इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास वेरियस सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर इन सेल ऑर्गेनल्स का कोई एग्जांपल देना है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, वैक्यूल हो गए, ईआर हो गए, हमारे पास न्यूक्लियस हो गए, ये सब अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन? इसे मैं आपको आंसर के थ्रू समझाऊंगा। जो मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस है वो आप वायरस के एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जो वायरसेस होते हैं हमारे नॉन लिविंग, बट जैसे ही वो एक सेल के कांटेक्ट में आते हैं जिसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ही वो उसे सेल मिलता है, एक होस्ट मिलता है, तो वो जिंदा हो जाते हैं, तो अलाइव हो जाते हैं। तो ये है मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस। आइए लिखते हैं, द सिग्निफिकेंस of membrane can be illustrated, can be understood with example of viruses. ठीक है, मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस आप वायरस के एग्जांपल से समझ सकते हो। वायरस lack any membrane and hence don't show any life characteristic. Until they come in contact a living cell with a cell machinery. जैसे ही and multiply rapidly. तो हमारे वायरसेस क्या है? वायरसेस हमारे नॉन लिविंग है। जैसे ही उन्हें एक सेल मिलता है, एक होस्ट मिलता है, तो वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक मेम्ब्रेन मिल गई है, उन्हें एक होस्ट मिल गया है। तो अब हमने देखा साइटोप्लाज्म
का रोल, साइटोप्लाज्म क्या करता है, और हमने देखा मेम्ब्रेन का रोल। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हम कैसे पढ़ सकते हैं? सेल ऑर्गेनल्स जैसे मैंने बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। सिंस वो सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए अब उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें परफॉर्म होना है, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन सेल ऑर्गेनल्स में हम बेसिकली 3 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे हमारे लेवल के हिसाब से। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो अब आइए सेल ऑर्गेनल के बारे में लिखते हैं। सेल हैज वेरियस सेल ऑर्गेनल्स टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज, फंक्शंस। मतलब सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि ये काम करने में हेल्प करते हैं, जो कि सेल को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। These have membrane bound structures. These have membrane bound structures within themselves. मतलब जैसे सेल की खुद मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसकी अपनी मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस क्या है? एक सेल ऑर्गेनल ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब हम जो 3 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं वो है, पहला हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, बट अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम इससे किससे स्टार्ट करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टम से। एंडोप्लाज्मिक रेक्टम को हम ईआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गोल्गी apparatus, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। आइए पहले इन तीनों सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट करते हैं। पहला सेल ऑर्गेनल जो है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, जिसे हम ईआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या है? आइए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ER is a large network of membrane bound tubes and sheets। मतलब ER क्या है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। अब ER 2 टाइप के होते हैं, इट्स ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप हमारे पास है RER, दूसरा टाइप है हमारे पास SER। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, SER stands for smooth endoplasmic rectum। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या है? इट्स अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। फिर हमारे पास क्या है? 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, फिर एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। अब क्या है इसमें? क्या होता है इसमें? होता है ये मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन्स जो कि सेल को डिफरेंट जगह पे जहां जहां पे रिक्वायर्ड होते हैं वहां पे भेज दिया जाता है। तो
manufacture proteins are sent to various places depending upon the need. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या करता है, जो भी जहां पे भी प्रोटीन की जरूरत है वहां पे उसे भेज देता है. इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. हाँ, अब व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, आंसर में लिखते हैं SER जो कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम helps in manufacture of fat molecules. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम helps in manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड, जो कि है सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट. these help in building the cell. Cell membrane. This process is called membrane biogenesis. ठीक है, अब हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है क्या, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम होता है ये मैन्युफैक्चर करता है फैट और लिपिड्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेल की फंक्शन के लिए. तो जहां पे भी सेल मेम्ब्रेन टूट गई या रप्चर हो गई वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम फैट्स और लिपिड प्रोड्यूस करता है, जहां पे वो मेम्ब्रेन को दोबारा से बनाने में हेल्प करता है. तो दिस इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है ER का फंक्शन, ER का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो आइए उसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ER. ER क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, जो कि हम आगे पिछले नोट्स में लिख चुके हैं. द फंक्शन ऑफ ER is to serve as channel for transport of material especially proteins between various regions of the cytoplasm or between cytoplasm and nucleus. मतलब ER जो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है उसका फंक्शन क्या है. एंडोप्लाज्मिक रेक्टम का फंक्शन है जो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर हुए हैं सेल में उन्हें ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. कहां पे, साइटोप्लाज्म से वेरियस सेल ऑर्गेनल या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस या वाइस वर्सा. तो ये था हमारा ER का फंक्शन. अब जो नेक्स्ट ER का फंक्शन है ये क्या करता है, ऑल्सो फंक्शंस एज cytoplasmic network. Also functions as cytoplasmic network for biochemical activities.
हाँ, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज क्या हो गई, जैसे डिटॉक्सिफाइंग एक्शंस और एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टम का फंक्शन क्या हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेक्टम चैनल सर्व करता है क्या, प्रोटीन्स ट्रांसफर करने के लिए इधर से उधर सेल में, प्लस ये क्या करता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने में ऑल्सो हेल्प करता है, और साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ये हमारा कंप्लीट करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टम सेल ऑर्गेनेल के साथ साथ। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, हमें नेक्स्ट पढ़ना है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस पढ़ना है और उसके बाद लाइसोसोम्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमें 2-3 सेल ऑर्गेनेल्स और पढ़ने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही बहुत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट और चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।